ताजमहल चला गया, कोई होटल चला गया, कोई फतेहपुर सीकरी, कोई इत्मीनान वाला, अलग डिवाइड हो जाते हैं। तो जो भीड़ अभी ताजमहल पे मिलती है वो पहले यहाँ होती थी, अब जस्ट अपोजिट हो गया। अब क्योंकि अभी नए जो एक्सप्रेस वे हाईवे बनाए गए उनकी कनेक्टिविटी ताजमहल के पास रख दी गई है, तो सारा टूरिस्ट एक साथ ताजमहल पर पहुँचता है। आगरा में सबसे ज़्यादा भीड़ होती थी अकबर के टॉम सिकंदरा में, जिसके नक्शे कदम पर ताजमहल बनाया गया। तो आइए चलें आज़ाद विजन के साथ आज देखने अकबर टॉम, पूरी जानकारी गाइड के साथ। ताजमहल से 3 गुना बड़ा मोनूमेंट है, यहाँ से इंस्पायर है ताजमहल, मुगलों से भी पहले का हिस्ट्री है यहाँ पर। अंदर में 1 to 5% का चार्ज होता है सर। मैंने जो आप बिल्डिंग देख के अगर आपने कहीं भी इसलिए ये जो मोनूमेंट जिसको अभी आप देखने के लिए आए हुए हैं, सिकंदरा के नाम से जाना जाता है। मुगलों से पहले लोधी डायनेस्टी का यहाँ रूल होता था। लोधी डायनेस्टी का सेकंड रूलर थे सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी ही वो रूलर थे जिन्होंने आगरा सिटी को रिफाउंड किया 1503 AD में और अपना कैपिटल यहाँ बनाया, ये फोर्ट बनाया। तो सिकंदर लोधी के नाम से ही इस जगह का नाम है सिकंदरा। सिकंदर लोधी ने यहाँ से 1503 AD से 1517 AD तक रूल किया। 1517 AD में सिकंदर लोधी का डेथ हो गया तो उनके बेटे इब्राहिम लोधी पावर में आए और इब्राहिम लोधी ने 1517 से 1526 AD तक रूल किया। 1526 AD में फर्स्ट मुगल रूलर बाबर इंडिया में आए। बाबर ने पानीपत के फर्स्ट बैटल में इब्राहिम लोधी को डिफीट किया। उसके बाद अपने बेटे हुमायूं के साथ यहाँ पहुंचकर इस फोर्ट पर अटैक किया, इसे लूटा और डिस्ट्रॉय करके छोड़ दिया। उसके बाद ये जगह 1526 AD से 1602 AD तक डिस्ट्रॉय पड़ा रहा। 1602 AD में इसी डिस्ट्रॉय फोर्ट को चूज़ किया अकबर ने अपने टूम के लिए और डिसाइड किया कि जो भी लोधी बिल्डिंग्स हैं उन्हें हटाकर अपनी लाइफ की मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग यहाँ क्रिएट करेंगे और ऐसा डिज़ाइनिंग कराएंगे कि जब तक जिंदा रहेंगे यहाँ रहेंगे, इन फ्यूचर जब डेथ होगी तो यहीं दफन होंगे और इन फ्यूचर यही बिल्डिंग उनका टूम हो जाएगा। तो इसी प्लानिंग के साथ एम्परर अकबर ने इस बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन 1602 AD में स्टार्ट किया और 1605 तक 3 साल इसे कंस्ट्रक्ट कराया। लेकिन विद इन 3 इयर्स मेन बिल्डिंग ही कंप्लीट हो पाया, तभी बीच में ही बादशाह अकबर सिक हो गए और ट्रीटमेंट के दौरान आगरा फोर्ट में डेथ हो गया। लेकिन डेथ से पहले ऑलरेडी वो फिक्स कर चुके थे कि इन फ्यूचर डेथ कभी भी और कहीं पर भी हो, हर हालत में वरी यहाँ ही किया जाए। तो उसी लास्ट विश के अकॉर्डिंग उनके बेटे जहांगीर ने आगरा फोर्ट से लाकर अंदर उसी रूम में वरी किया अकबर को, जहाँ अकबर रहना चाहते थे और डेथ के बाद वरी होना चाहते थे। वहाँ वरी करने के बाद इसका जो भी कंस्ट्रक्शन रह गया वो जहांगीर ने कंप्लीट कराया और पूरा बिल्डिंग 1612 AD में एंटायरली कंप्लीट हुआ। इसे एंटायरली 11 ईयर्स लगे कंप्लीट होने में। 3 ईयर्स अकबर ने और 8 ईयर्स जहांगीर ने इसे कंस्ट्रक्ट कराया। उस टाइम पर 15,000 वर्कर यहाँ डिफरेंट शिप में वर्क करते थे। इसके डिज़ाइनर थे कासिम अली खान ईरान से। इसका टोटल एरिया है 150 एकड़, अगर बाहर का मिला लें तो 225 एकड़। लैंड वाइज ये आगरा का सबसे बड़ा मोनूमेंट है। ताजमहल से 4 गुना बड़ा है लैंड वाइज और आगरा फोर्ट से 2 गुना बड़ा है। लैंड वाइज आगरा का लार्जेस्ट मोनूमेंट है। इसका 150 का अंदर में है और 75 एकड़ ये बाहर में है। एंटायरली 225 एकड़। बाहर में वो छोटा जो गेट देखे हैं वो स्मॉल गेट, उस छोटे गेट का नाम है सलामी गेट। उसका स्पेशलिटी है कि उस टाइम के लोगों की जनरल हाइट से इसे छोटा, बिल्डिंग से बाहर और वहाँ स्ट्रेट से ओवर और अंदर जो 1/2 किलोमीटर डिस्टेंस पे एम्परर अकबर का ग्रेव है उससे फुल्ली स्ट्रेट बनाया गया है, जिससे जो भी अंदर जाए वो लॉजिकली यहाँ से ही सर झुकाते हुए जाए। इसीलिए वो छोटे गेट को सलामी गेट बुलाया जाता है। उसकी दूसरी खासियत है कि यहाँ से अंदर एम्परर अकबर के रूम में कुछ नहीं दिखाई देता है, लेकिन एम्परर के रूम से सब कुछ वहाँ तक क्लियरली देखा जा सकता है। यहाँ से वहाँ तक बीच में कोई स्टैंड ना करे तो जो हाईवे के व्हीकल पास हो रहे हैं वहाँ तक एम्परर अकबर के रूम से क्लियरली देखा जा सकता है। इस तरीके से डिज़ाइन कराया गया। ये जो बड़ा और खूबसूरत बिल्डिंग जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसका नाम है दीन-ए-इलाही बिल्डिंग। बादशाह अकबर ने एक न्यू रिलीजन फाउंड किया दीन-ए-इलाही, जो कि कई सारे रिलीजन्स का कॉम्बिनेशन था। उसके सिंबल के तौर पे ये बिल्डिंग क्रिएट किया गया। बाद में कई बार लूटे जाने की वजह से कई पार्ट इसके डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। कहा जाता है इसी की ब्यूटी से इंस्पायर्ड होकर शाहजहां ने अपनी वाइफ मुमताज़ महल के लिए जो टूम बनाया ताजमहल, वो इससे इंस्पायर्ड है। ताजमहल और इसमें काफ़ी सिमिलरिटी हैं, माइनर डिफरेंस भी हैं। बेसिकली 2 डिफरेंस इसमें और ताजमहल में है। पहला डिफरेंस है कि ताजमहल में पूरा मार्बल यूज़ किया गया है, इसमें आधा मार्बल आधा लाल पत्थर। दूसरा, इसमें इसकी जो मीनारें हैं ऊपर हैं, जबकि ताजमहल की मीनारें नीचे चबूतरे पर हैं। बाकी स्ट्रक्चर टेक्निक सब सेम है। इसका ऊपर में जो भी बहुत सारी डिज़ाइन देख रहे हैं वो अलग अलग रीजन्स को रिप्रेजेंट करते हैं।
अंदर का इंटीरियर पूरा गोल्ड और जेम्स का था, तो बाद में लूट लिया गया, तो अंदर सिंपल हो गया है, क्योंकि मुगल टाइम में गोल्ड और जेम्स फिक्स किया गया था और वो नहीं निकल रहा था, तो इन बिल्डिंग में आग लगाकर उसे मेल्ट आउट करने की कोशिश की गई, जिससे ये पूरे बिल्डिंग डिस्ट्रॉय ब्लैक हो गए। बाद में 1905 में लॉर्ड कर्जन एक वाइसरॉय हुआ अंग्रेज़ों का, उसने इसे सर्च किया तो उसने पाया कि इसमें अभी भी गोल्ड और जेम्स है, जो लोग लूट कर ले गए पहले, वो अच्छी टेक्निक यूज़ न करने की वजह से पूरा नहीं निकाल पाए, और इसमें अभी भी टोटल गोल्ड का 30% है, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि उस पर एक थिक लेयर बना हुआ है कार्बन का, जिसमें वो हाइड है, और इसीलिए लॉर्ड कर्जन इन बिल्डिंग्स को रिस्टोर करने का बहाना बनाया, जिससे रेस्टोरेशन के नाम पर वो यहाँ की पब्लिक को डाइवर्ट करेगा और बचा हुआ जो भी है वो रेस्टोरेशन की बिहाइंड में वो कलेक्ट कर लेगा। उसने इन रेस्टोरेशन के नाम पर इन जली हुई काली बिल्डिंग्स को क्लीन कराया, और क्लीन करने के बाद जब सब कुछ दिखाई देने लगा तो उसे पूरा निकालने के लिए उसने इन बिल्डिंग्स के अंदर के सरफेस रिमूव कर लिए। सिर्फ एक ही रूम में जला हुआ इंटीरियर छोड़ा, थोड़ा रेस्टोरेशन है वहाँ, वो देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि इन बिल्डिंग्स में मुगल टाइम में किस तरीके का इंटीरियर होता था। इसके ऊपर में जो भी डिज़ाइन आप देख रहे हैं ये अलग अलग रिलीजन्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो भी कलर्स दिखाई दे रहे हैं कोई कलर नहीं है, ये नेचुरल कलरफुल स्टोन है जो वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्रीज से लाए गए। हालांकि इनका शाइनिंग फिनिश हो गया जलने की वजह से, केमिकल यूज़ की वजह से और बेरिंग इफेक्ट की वजह से, अदरवाइज़ हर एक स्टोन मिरर के जैसे लाइट को रिफ्लेक्ट करता था। आइए आगे। वर्सेस ऑफ कुरान देख रहे हैं, मुस्लिम का फ्लोरल डिजाइन देख रहे हैं, वोल्ड लेवर्क में हिंदू का लोटस देख रहे हैं, हिंदुओं में ब्रह्मा सरस्वती लक्ष्मी का सीट होता है, सिंबल ऑफ वेल्थ होता है। ऑनर पर वाइट में डिजाइन देख रहे हैं, क्रिश्चियन का है, क्रॉस पैटर्न देख रहे हैं, क्रिश्चियन का है, डायमंड शेप देख रहे हैं, मुस्लिम का सेकंड कॉलम में ब्लैक डिजाइन, धर्म चक्र बुद्ध धर्म का है, थर्ड कॉलम में पर्शियन मुस्लिम, फोर्थ कॉलम में स्वास्थ्य का आप देख रहे हैं ब्लैक में, तो जैन धर्म का, लास्ट वाला जूइश का, इस तरीके से अलग अलग रिलीजन्स के सिम्बल्स। मतलब वेलकम और अनाउंसमेंट, और जब भी रॉयल फैमिली से कोई भी आता था उसका अनाउंसमेंट और वेलकम यहाँ पे। चारों तरफ 4 दरवाजे जो दिख रहे हैं, उनको जो मीनार है उनका जाने के लिए अलग अलग। हाँ भीड़ भी कम है, अच्छा लग रहा है। हम चलेंगे उनका पैलेस। ऑफिस होते थे, दफ्तर होती थी, जिनमें अभी भी आकर लोग जिन्हें अपने ऑफिस शिफ्ट किए हुए हैं ग्राउंड फ्लोर पर। बाकी ऊपर के रूम क्लोज है, 4 रूम नीचे है, 4 ऊपर, 8 इस तरफ और 8 दूसरी तरफ। दोनों तरफ ओपन बिल्डिंग जो दिख रहे हैं, 12 मीटिंग हॉल, सभा करने के लिए, शोक सभा करने के लिए, एक तरफ जेंट्स के लिए, दूसरी तरफ लेडीज़ के लिए। मुगलों में पर्दा सिस्टम था तो अलग है। 3 कुएँ हैं ड्रिंकिंग वाटर के लिए, पहला यहाँ है जो मुगल फैमिली के लिए था, दूसरा वहाँ है उनके मंत्री अधिकारियों के लिए था, तीसरा वहाँ पर है सेना के लिए। के लिए बिल्डिंग के अंदर में फाउंटेन आपको मैक्सिमम देखने के लिए मिलते हैं हर मुगल महलों में। तो ये जो टैंक दिख रहे हैं ये फाउंटेन टैंक है, जिसमें से सभी फाउंटेन टूट चुके हैं। आगे जाएंगे कहीं कहीं 1-2 जो लगा हुआ दिखेगा तो आपको थोड़ा इमेजिन करने में आसानी रहेगी। जब फाउंटेन चलते थे तो उससे एक तो बिल्डिंग को ब्यूटी मिलती थी, दूसरा टेम्परेचर मेंटेन रहता, तीसरा ये टैंक फुल होने के बाद इनका एक्सेस वाटर बाहर जाता था, वाटर चैनल फ्लोर में दिख रहे हैं उनसे वो फ्लो होता रहता था और जगह जगह गार्डन में डिस्ट्रीब्यूट होता था, फॉल होता था और वहाँ से इरीगेशन में यूज़ कर लिया जाता था। फाउंटेन का जो वाटर था यमुना से आता था। आगरा में जो भी बिल्डिंग्स थे मुगल्स के, फतेहपुर सीकरी को छोड़कर सभी यमुना के राइट या लेफ्ट बैंक पे सिचुएटेड है। वजह थी वाटर रिक्वायरमेंट। मुगल्स की जो बिल्डिंग्स थे बहुत लार्ज थे, दूसरा इनकी बहुत बड़ी आर्मी थी और जिसमें बहुत सारे एलिफेंट्स, हॉर्सेस, एनिमल्स होते थे। इसके अलावा इतनी बड़ी आर्मी के लिए डेली नीड के लिए वाटर रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती थी। तीसरा मुगल जो थे फाउंटेन के शौकीन थे, मुगल गार्डन्स के शौकीन थे, उन सब के लिए वाटर मस्ट है। तो इसीलिए इन्होंने वाटर के एक अच्छे सोर्स यानी रिवर यमुना के बैंक पर ही सभी बिल्डिंग्स को क्रिएट किया। सभी बिल्डिंग्स को टच करते हुए रिवर यमुना फ्लो होती थी और वो यमुना के थ्रू बहुत सारे बिजनेस पर्पज, ट्रांसपोर्टेशन, वो भी उसमें भी हेल्प होती थी। इसीलिए इन्होंने सारे बिल्डिंग जो है रिवर साइड में ही क्रिएट किए। सब जिनमें आगरा में सबसे पहला बिल्डिंग होता था ये, उसके बाद होता था आराम बाग, फिर चीनी का रोज़ा, काला महल, इत्मादुद्दौला, आगरा फोर्ट, ताजमहल और मैदान।
में। ये सारे बिल्डिंग यमुना के लेफ्ट साइड में, सभी बिल्डिंग एक दूसरे से कनेक्टेड थे थ्रू द रिवर। तो बाई बोट वो एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग तक आ और जा सकती थी, और मैक्सिमम वो बाई बोट ही आते जाते थे मैक्सिमम। इसकी ये जो बिल्डिंग है, ये टोटल जो एरिया है इसका 150 एकड़, उसके एग्जैक्ट सेंटर पॉइंट पर सिचुएटेड है ये मेन बिल्डिंग। जो सामने जो मेन बिल्डिंग दिखते हैं उसका स्पेशलिटी है कि टोटल एरिया के सेंटर में है। दूसरा स्पेशलिटी है कि सिमेट्रिकल है, जैसा आप इधर से देख रहे हैं वैसे ही वो हर साइड से दिखता है। तीसरी स्पेशलिटी है कि इसके चारों साइड में बराबर डिस्टेंस पे 4 गेट हैं, जितना यहाँ से वो गेट है उतना उस तरफ गेट है, उस साइड में गेट है, पीछे भी गेट है। पाँचवीं स्पेशलिटी, उन 4 गेट में से 2 असली हैं और 2 डमी गेट हैं। जो असली है एक ये है, इसके पीछे एक वो ईस्ट गेट और वेस्ट गेट जो दिख रहा है वो डमी गेट है। उनको सिर्फ सिमेट्री, ब्यूटी या सेफ्टी के लिए बनाया गया, आने जाने का रास्ता ना था ना है, पहले से ही वो सिम्बॉलिक है। ये जो बिल्डिंग दिख रही है मेन बिल्डिंग, इसलिए 5 स्टोरी बिल्डिंग है। इसके ऊपर की जो 4 स्टोरीज है एज ए पैलेस डिज़ाइन कराया है अकबर ने। और ग्राउंड फ्लोर का पूरा स्ट्रक्चर जो है वो लाइफ टाइम में तो रहने के लिए, लेकिन डेथ के बाद अपने और अपनी पूरी फैमिली के वरियल के हिसाब से डिज़ाइन करवाया। बादशाह अकबर की ख्वाहिश थी कि जब तक जहांगीर को एम्परर बनाने के बाद आगरा फोर्ट छोड़ देंगे और अपनी वाइफ्स और बाकी फैमिली मेम्बर जिनकी एडमिनिस्ट्रेशन में रिक्वायरमेंट नहीं है वो सबको लेकर यहाँ आएंगे और अपनी बची हुई लाइफ पीसफुली यहाँ एक्सपेंड करेंगे। इस जगह को आप खुद फील कर रहे होंगे, ये बहुत पीसफुल जगह है, और इस जगह की पीसफुलनेस की वजह से ही अकबर ने इस जगह को चूज़ किया था। और अकबर की ख्वाहिश थी कि केवल उनको ही नहीं बल्कि उनकी पूरी फैमिली को जैसे जैसे डेथ हो यहाँ लाकर ही वरी किया जाए, वो भी उनके सराउंडिंग। इसीलिए पहले से ही उसी ड्रीम के अकॉर्डिंग उन्होंने इस बिल्डिंग को डिज़ाइन करवाया। अपना निजी रूम एग्जैक्ट सेंटर पॉइंट पे बनाया और अपने सराउंडिंग 40 रूम क्रिएट किए, 10 रूम ईच साइड अपनी फैमिली के लिए। लेकिन डेथ के बाद सब कुछ वैसा हुआ नहीं जैसा कि उनका ड्रीम था। उनकी डेथ के बाद जब नेक्स्ट एम्परर पावर में आए जैसे कि जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, उनमें से कोई भी अकबर का ड्रीम कंप्लीट करना नहीं चाहता था। कोई भी ना यहाँ रहना चाहता था, ना यहाँ दफन होना चाहता था, और ना ही फैमिली के बाकी फेमस लोगों में से किसी को वरी करना चाहता था। क्योंकि उनकी थिंकिंग थी कि अगर उन्होंने अकबर को फॉलो किया और उनके अकॉर्डिंग यहाँ वरी हुए उनके सराउंडिंग, तो उन सबके यहाँ होने से अकबर का फेम और रेस्पेक्ट तो इंक्रीज़ होता चला जाएगा। लेकिन जो लोग यहाँ उनके सराउंडिंग वरी होंगे उनकी आइडेंटिटी फिनिश हो जाएगी, उन्हें अकबर के नाम से आइडेंटिफाई किया जाएगा। इसीलिए उनका थिंकिंग था कि वो भी एम्परर नहीं, इसीलिए उन्हें भी अकबर के जैसा ही रुतबा मिलना चाहिए। इसीलिए वो चाहते थे कि वो भी अपने लिए सेपरेट और ब्यूटीफुल बिल्डिंग क्रिएट करेंगे जिससे उनको भी एक यूनिक और सेपरेट आइडेंटिटी मिले। साथ ही उनकी थिंकिंग थी कि फैमिली के बाकी लोगों को अगर यहाँ दफन किया गया तो उनके होने से भी अकबर की वैल्यू बढ़ जाएगी, और बाकी एम्परर जो अपना अलग बिल्डिंग बनाएंगे उसके बाद भी उनकी कोई वैल्यू अकबर के सामने नहीं होगी। इसीलिए उनका दूसरा प्लान था कि फैमिली के बाकी फेमस लोगों में से भी वो किसी को वरी नहीं होने देंगे। इसीलिए अकबर के अलावा कोई दूसरा फेमस पर्सन मुगल फैमिली से वरी नहीं किया गया। यहाँ जो भी लाए गए अकबर के अलावा कुछ और भी लोग हैं जिनका ग्रेव यहाँ पर है, लेकिन वो अनफेमस लोग हैं। कौन है वो जब हम पास जाएंगे दिखाएंगे तो आपको बताएंगे। बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर में इसके तो यहाँ राजपूताना हिंदू आर्किटेक्चर। तो गेट के ऊपर आप क्रॉस लाइक देखने रहते हैं स्टोन में क्रिश्चियनिटी है। ग्राउंड फ्लोर पर ये पूरे आर्टिस्ट और गेट के कई स्ट्रक्चर ये सारा इस्लामिक या मुस्लिम आर्किटेक्चर है। फाइनल स्टोरी ये मार्बल में है, जैन आर्किटेक्चर। इस तरीके से अलग अलग रिलीजन्स के आर्किटेक्चर इसमें कॉम्बाइन किए गए हैं। पूरा बिल्डिंग दीन ए इलाही थीम पर बना हुआ है, मतलब सेकुलरिज्म और तरीके से बेस्ड है। सबसे खूबसूरत बिल्डिंग था, इसीलिए मुगल टाइम में इस बिल्डिंग को मुगलों ने नाम दिया था बहिस्ताबाद। मुगल टाइम का नाम है पूरे मोनूमेंट का बहिस्ताबाद। बहिस्ताबाद का मतलब होता है ए रेजिडेंस इन हेवन, एक ऐसा महल जो जन्नत में बना है। ये जो रूम है इसे गोल्डन पैलेस बुलाया जाता है, और अभी पूरी बिल्डिंग का एकमात्र यही रूम है जहाँ पर मुगल टाइम का असली लेकिन जला हुआ इंटीरियर है। मुगल टाइम में जैसे वहाँ रेस्टोरेशन देखते हैं वैसे ही पूरी बिल्डिंग में गोल्ड प्लेटिंग था, लेकिन गोल्ड बहुत अच्छे से फिक्स था। जब जाटुलस ने इसे लूटा तो जलाकर गोल्ड मेल्ट आउट करने की कोशिश की, लेकिन वो पूरा मेल्ट आउट हुआ नहीं। वो 60% की नियर अबाउट कलेक्ट करके ले गए, लेकिन बाकी जो 30 से 40% जो रह गया उसके बाद में अंग्रेज़ों ने निकाला। लेकिन अंग्रेज़ों ने इस रूम को सरफेस को रिमूव नहीं किया और इसे क्लीन करके छोड़ा, जिससे इन फ्यूचर जो लोग हैं वो इस एक रूम के इंटीरियर को देखकर इमेजिन कर पाएंगे किस तरीके से बिल्डिंग में पूरा ब्यूटीफुल इंटीरियर था। इसको सभी को इसीलिए नहीं छोड़ा क्योंकि बिना सरफेस रिमूव के पूरा गोल्ड नहीं निकल रहा था, कार्विंग में फिक्स था। इसमें अभी भी बहुत कोशिश करने के बाद भी कई जगह गोल्ड रह गया जो अभी भी साइन करता है कई जगह, जैसे
वहाँ देखिए कई कई जगह पेचिस में वो ग्लिटर कर रहा है, वो रियल गोल्ड है, मुगल टाइम का। मुगल फैमिली से 3 लोगों का ग्रेव है। बड़ा वाला अकबर की डॉटर का है, बाकी जो 2 छोटे छोटे हैं वो शाहजहां के ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर है। अदेब जैबू निशा डोर के जैसे दिख रहे हैं, जबकि ये वैसे ही रूम थे जैसा वो पहले दिख रहे थे, और ये सभी गोल्ड और जेम्स के साथ डेकोरेटेड थे। लेकिन अकबर के बाद सभी रूम यूज़ ही नहीं हुए, सिर्फ 4 ही रूम यूज़ हुए। बाकी क्योंकि इनमें कोई ग्रेव नहीं था तो इनका सब कुछ निकाल लिया, मतलब पार्टीशन भी निकाल लिए, फ्लोर भी निकाल लिए, वॉल सरफेस भी निकाल लिए, और पूरी तरह से हटाकर अभी ये कॉरिडोर के जैसे दिख रहे हैं, जबकि उस टाइम पर ये सेपरेट रूम हो गए। इनमें एक साउंड रिफ्लेक्शन सिस्टम वर्क करता था। बात कर रहे हैं तो आपकी बातों को कहीं दूसरी जगह सुना जा सकता था, वो भी बहुत क्लियरली। तो इस टेक्निक पर इंडिया में बहुत सारी बिल्डिंग बनी, जैसे कि गोलकुंडा फोर्ट हैदराबाद, गोल गुम्बद बीजापुर, लखनऊ में भूल भुलैया, आगरा फोर्ट, ये बिल्डिंग, इसके अलावा भी बहुत सारी बिल्डिंग। इस बिल्डिंग के बारे में कहा जाता है अकबर ने इस तरीके से बनवाया कि जब वो अपने रूम में हो तो बाहर तक तो देख पाएँ, और ये जो 40 रूम है इनमें कोई भी बात करे वो अंदर सुन पाए। लेकिन बाद में जब अंग्रेज़ों ने अपनी फ़ायदे के लिए इनमें से सब कुछ जो भी कीमती था वो निकाला, इस चक्कर में ये वो सिस्टम जो है वो ख़राब हो गया, डिस्कनेक्ट हो गया। लेकिन डिस्कनेक्ट होने के बाद भी थोड़ा बहुत कहीं कहीं वर्क करता है, और उस थोड़े बहुत जो वर्किंग में है उसके थ्रू अभी भी कई जगह आप दीवारों से टेलीफोन के जैसे बात कर सकते हैं। और जब आप करेंगे तो आप उस चीज़ को, उस सेइंग को परफेक्टली ट्रू मानेंगे, क्योंकि जब कोई चीज़ करते हैं तब आपको बिलीव होता है। तो आप खुद भी यहाँ पर वो बात करेंगे किस तरीके से, कहाँ से कैसे बात होगा, पहले आपको समझना है, फिर करके देखना है। इसका दूसरा एंट्री एग्जिट गेट होता था, जिसका नाम था यमुना गेट या यमुना रिवर। यमुना रिवर उसको टच करते हुए फ्लो होती थी, और जब बाई बोट जब आगरा फोर्ट से आते थे तो इसी गेट से आते थे। उस टाइम पर मैक्सिमम वो बाई बोट ही आते थे, तो ये गेट उस टाइम पर ज़्यादा यूज़ हुआ। लेकिन जब अटैक हुआ जाटोरस का तो वो भी इसी साइड से हुआ, उसी अटैक में पूरा डिस्ट्रॉय हो गया। यहाँ तक पूरी तरह से डैमेज पड़ा हुआ था, यहाँ से वहाँ तक वो 40-50 साल में रिपेयर करा लिया। उधर का काम अभी भी चल रहा है, शायद 40-50 साल और लग जाएंगे जब पूरा कंप्लीट हो पाए। इस समय ये रिवर यमुना उस गेट से लगभग 1 किलोमीटर डिस्टेंस है। उस टाइम पर उसको टच करती थी, और केवल इसी को नहीं, सभी मुगल बिल्डिंग को टच करती थी यमुना उसमें। देखिए ये जो ग्रेव है 1905 से 1947 तक अंग्रेज़ों ने एज ए गेस्ट हाउस इसे यूज़ किया। उस दौरान कोई केयर टेकर ऑफिसर था, उसकी फैमिली यहीं रहती थी। उसके बच्चे की तबीयत ख़राब हुई और यहीं डेथ हो गई, तो उन्होंने उस बच्चे को यहीं दफन कर दिया। तो ये अंग्रेज़ों के एक बच्चे की, तो इसके सहित मुग़ल फैमिली से मतलब टोटल 8 जो ग्रेव हैं यहाँ पर, जिनमें से एक ये बच्चे अंग्रेज़ों के बच्चे की, बाकी 7 जो है मुग़ल फैमिली की। पुरानी जो भी बिल्डिंग्स हैं वो जितनी ऊपर होती है उसकी लगभग 30 से 40% वो अंडरग्राउंड होती है। तो जैसे ये 7 स्टोरी बिल्डिंग है, जिसमें से 2 स्टोरी अंडरग्राउंड है। जो अंडरग्राउंड है उसके अंदर जाने के लिए ये रास्ता था, जिसे अभी बंद कर दिया। यहाँ पर मुग़ल फैमिली से 2 लोगों का ग्रेव है। जो बड़ा वाला है उस तरफ का, वो अकबर की छोटी बेटी आराम बानो का है, जो कि अकबर की राजपूत वाइफ जोधाबाई की बेटी थी और जहांगीर की रियल यंगर सिस्टर आराम बानो, जोधाबाई की बेटी, जहांगीर की छोटी बहन। दूसरा जो देख रहे हैं जहांगीर की फर्स्ट वाइफ मानबाई के सेकंड सन था। जैसे अकबर की कई बेगमें थी, वैसे जहांगीर की कई बेगमें थी। जहांगीर की पहली बेगम थी मानबाई।
उसी के छोटे बेटे का। ये फ्लोर में जो डिजाइनिंग है पुराने फ्लोर का एक सैंपल है। इस तरीके से ब्यूटीफुल डिजाइनिंग कलरफुल स्टोन्स के और ऐसे जो मार्बल है ना, ऐसे ये पार्टीशन ये सेपरेट रूम होते हैं। फिक्स मीन होते थे, 1 क्लैप किया तो क्या मीन होगा, 2 क्लैप किया तो क्या मीन होगा, 3 क्लैप किया क्या मीन होगा। साथ ही लिंक्स में कुछ ऐसे पॉइंट्स क्रिएट किए जाते थे, वो टेक्निकली जिस पॉइंट पर आप खड़े होकर क्लैप करेंगे तो आपका जो क्लैप साउंड था वो कई गुना ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता था, उसका हैवी साउंड हो जाता था, जिससे आपका नॉर्मल क्लैप हैवी साउंड के साथ उनके पास प्रोवाइड हो और उनके पास आपका जो भी मैसेज है वो पास हो जाए और वो उसको सुनकर तुरंत आपके सर्विस के लिए प्रेजेंट हो जाए आपके सामने। तो वो चीज़ें भी हर एक रूम में एक एक पॉइंट को क्रिएट किया गया है। हालांकि क्योंकि बहुत सारी चेंजिंग हो चुकी है तो उतना परफेक्ट नहीं, लेकिन समझने के लिए काफ़ी है। उसको समझने के लिए आप जहाँ पर भी खड़े हुए इस तरीके से क्लैप कीजिए, सभी लोग अलग अलग करो। अभी जो आपने क्लैप किया ये एक नॉर्मल क्लैप है, यही नॉर्मल क्लैप उस पॉइंट पर करेंगे तो वहाँ जाकर इसमें कुछ साउंड में थोड़ा इंक्रीमेंट होगा, वो थोड़ा लाउडली होगा, हैवी होगा और आप उसके वजह से बिल्डिंग में आपको वाइब्रेशन जैसा फील होगा। तो कौन सा पॉइंट है उस पॉइंट पर आपको इसी तरीके से क्लैप करना है, या वहाँ क्लैप करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा कि आपके उस क्लैप साउंड में कितना इंक्रीमेंट हुआ, तो आपको पता चल जाएगा। वाइब्रेट करना